हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम के शाना में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं केवल एक ही कंपनी के बारे में, एक ही स्टॉक के बारे में। यस, पूरा वीडियो भाई सिर्फ इंफॉर्मेशनल एजुकेशनल पर्पज से रिलेटेड ही रहने वाला है। और बात किसकी होने वाली है? हमारे शेयर बाजार की नंबर 1 कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री। यस, नंबर 1 नंबर 2 किस हिसाब से डिसाइड किया जाता है? मार्केट कैप के हिसाब से, ठीक है, शेयर प्राइस के हिसाब से नहीं। सो रिलायंस इंडस्ट्री की बात कर ले, अभी आपको पता ही है बाजार ज़बरदस्त गिरते ही जा रहा है। सो उसमें रिलायंस इंडस्ट्री भी गिर रहा है, ठीक है। आज के दिन भी आपने देखा होगा 3-3.25% टूट गया। देन पिछले 5 दिनों की भी अगर बात कर ले तो चार्ट पैटर्न आप देख ही सकते हो, लोअर लो काट काट कर नीचे ही आ रहा है। महीने भर की बात कर ले तो आप देख ही सकते पूरे महीने में एकदम लोएस्ट लेवल आज के दिन मतलब जितना गिरा है उस हिसाब से देखने को मिल रहा है। 6 महीने की बात कर ले, जितना भी यहाँ पे कमाया हुआ था सब कुछ धुल गया और उस लेवल को तोड़कर भी आप देख सकते हो एकदम शतुरमुर्ग के साथ जमीन के नीचे सिर डाल के बैठ जाता है। वैसा ही कुछ पैटर्न हम लोग को देखने को मिल रहा है। एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले दोस्तों, तो 1 जनवरी से YTD यहाँ पे भी मजबूत गिरावट देखने को मिल रहा है। मतलब 17-18% रिलायंस हम लोग को टूटते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड खास करके पिछले 2 दिन की बात कर ले तो लाख करोड़ का मार्केट कैप स्वाहा होते हुए देखने को मिल चुका है। सो हर कोई कमेंट्स में भी ये सवाल यहाँ पे पूछते रहते। वैसे तो बहुत सारे स्टॉक से रिलेटेड सवाल आते रहते हैं, जितना हो सके मैं मेरे साइड से कोशिश करते रहता हूँ आपको जो जो चीज़ें हो सके सिखाने से रिलेटेड। तो यस, काफ़ी लोगों के दिमाग में डाउट भी आ रहा है कि ठीक है रिलायंस गिर रहा है, मतलब ऐसी बात नहीं है कि बाकी मार्केट तो ऊपर है एंड सिर्फ रिलायंस नीचे है। ठीक है, पता है मार्केट वॉर के चलते डिस्टर्ब यहाँ पे है, बट खास करके एक चीज़ काफ़ी मतलब लोग एक चीज़ को लेकर कंफ्यूज है, मतलब कि क्रूड ऑयल देखा गया तो काफ़ी महंगा होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है, जो कि रिलायंस जैसी कंपनी के लिए उनका जो ऑयल से रिलेटेड रिफाइनरी से रिलेटेड जो बिजनेस है उससे रिलेटेड तो वो उनका एक रॉ मटेरियल का रोल प्ले करता है। तो ठीक है, वो चीज़ें तो महंगी होती हुई देखने को मिल रही है, बट बाकी साइड पे वो चीज़ें पेट्रोल डीजल बेचकर भी एक्सपोर्ट करके भी गजब का प्रॉफिट यहाँ पे कमाएंगे। सो फिर यहाँ पे एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है वही मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने की कोशिश करने वाला हूँ। सबसे पहले तो रिलायंस का बिजनेस को समझो, बहुत ही सिंपल है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि क्रूड ऑयल, ठीक है, रिलायंस क्रूड ऑयल लेकर आता है, ठीक है, ये उनकी रिफाइनरी हो गई, इसमें क्रूड जाता है, रिफाइन होता है एंड फिर उसके बाद आपको मिलता है यहाँ पे पेट्रोल मिलता है, डीजल मिलता है, LPG मिलता है, देन जेट फ्यूल की अगर बात कर ले वो भी मिल जाता है, ठीक है। मतलब अगर मैं आपको चार्ट दिखा दूँ, ये देखो कि क्रूड ऑयल को अलग अलग हिसाब से टेम्परेचर के हिसाब से अगर आप चीज़ों को लेकर जाओगे तो आपको बिटमैन मिल जाएगा, देन लुब्रिकेटिंग ऑयल मिल जाएगा, देन फॉसिल ऑयल यहाँ पे मिल जाएगा आप लोगों को, मतलब जो शिप्स में इस्तेमाल होता है, देन डीजल मिलेगा, देन एयरलाइन से रिलेटेड चीज़ें मिलेगी, नेफ्ता मिल जाएगा, गैसोलीन मतलब पेट्रोल मिल जाएगा, LPG मिल जाएगा। सो इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे मिल जाती है। और रिलायंस क्या करता है, जैसे कि अभी आपको पता चला कि क्रूड लेकर आ गया, उसके चलते इतनी सारी चीज़ें आउटकम में उनको मिल जाती है। तो 2 ही जगह पे वो क्या करेंगे, इन चीज़ों को बेचेंगे। एक हमारे खुद के देश में ही डोमेस्टिक मार्केट में इन चीज़ों को बेचेंगे, पॉइंट 1। एंड पॉइंट 2, भारी मात्रा में रिलायंस क्या करता है, ये जो चीज़ें एक्सपोर्ट भी करता है, ठीक है। सो इसीलिए बीच में आपको याद है रशिया वर्सेस यूक्रेन जो युद्ध हम लोग को देखने को मिल रहा था, इंडिया के ऊपर एलिगेशन क्या लगते थे कि हम रशिया से क्रूड ऑयल खरीदते हैं और रशिया को इस चीज़ के चलते फंडिंग हो रही है। पर रशिया से हम ऑयल खरीदते, मान लो रिलायंस ऑयल खरीदता था, ठीक है, एंड वो ऑयल खरीद के क्या करता था, वही अभी पेट्रोल डीजल गैसोलीन ये सारी चीज़ें मिलता था और ये यूरोपियन कंट्रीज अमेरिका वहाँ पे बेचता था, तो तब इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता था। तो इसलिए वो काफ़ी कंट्रोवर्सी हम लोग को देखने को मिलती थी। एनीवेज, पॉइंट क्या है दोस्तों, यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि ऐसे रिलायंस इस चीज़ के चलते डोमेस्टिक लेवल पे भी इन चीज़ों को बेचता है और भारी मात्रा में एक्सपोर्ट भी करता है। तो चलो, बेसिक बिजनेस तो आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि प्रॉब्लम क्या हो रही है, तो प्रॉब्लम सबसे पहले चलो देश से रिलेटेड चीज़ों को पकड़ लेते हैं। अब देश में क्या हो रहा है, क्रूड ऑयल के तो दाम हम लोग को महंगे होते हुए देखने को मिल गए, ठीक है, रशिया का डिस्काउंट सब कुछ चला गया, इनफैक्ट प्रीमियम के ऊपर डील करना पड़ रहा है। सो यहाँ पे हो क्या रहा है कि रॉ मटेरियल के दाम एकदम ऊपर जा चुके हैं, तो आपको क्या करना पड़ता है, पेट्रोल डीजल के दाम भी यहाँ पे बढ़ाने पड़ेंगे अकॉर्डिंगली, वरना भाई आप घाटे में जाओगे। सो क्या रिलायंस ने अभी तक पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए हैं? रिलायंस तो सरकार के अंडर, तो मतलब उनका खुद का प्राइवेट पेट्रोल पंप भी देखने को मिल जाते हैं, 2000-2100 के आसपास पेट्रोल पंप है, तो वहाँ पे वो प्राइस बढ़ा सकते हैं, बट अभी तक तो उन्होंने नहीं बढ़ाया है। हो सकता है बिकॉज ऑफ कंपटीशन, शायद से इंतजार कर रहे होंगे जब सरकार प्राइस बढ़ाएंगे तो वो भी साइमल्टेनियसली प्राइस बढ़ाएंगे, वरना क्या हो जाएगा भाई कि सरकार के पेट्रोल पंप PSU ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं, लोग वहाँ पे जाएंगे।
तो इसलिए उस चीज़ का इंतजार करेंगे। तो इससे हो क्या रहा है कि रॉ मटेरियल के कॉस्ट एकदम हायर लेवल पे एंड पेट्रोल डीजल पुराने दाम पे ही फिलहाल तो वो बेचते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो इस चीज़ के चलते डोमेस्टिक लेवल पे उनको नुकसान होते हुए देखने को मिल रहा है। देन नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं दोस्तों, तो जैसे कि आपको पता है रिलायंस क्या करता है, इन चीज़ों को एक्सपोर्ट भी करता है। अब एक्सपोर्ट के चलते भाई ये ज़बरदस्त मुनाफा कमाते हैं, बहुत ही ज़्यादा पैसा छापते हैं, बहुत ही ज़्यादा। पर दोस्तों यहाँ पे एक कहानी में ट्विस्ट आती है, और ये कोई पहली बार नहीं है, ये इसके पहले भी ये चीज़ें हम लोग को होती हुई देखने को मिली है। मतलब अभी देखिए, बहुत ही सिंपल सा गणित है कि आपने सुना होगा कि दुनिया भर में पेट्रोल डीजल के दाम भी बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिले हैं, बहुत ज़्यादा। तो इस चीज़ के चलते अब इंडिया में तो नहीं है, बाहर तो यहाँ पे बड़े हैं, तो इस चीज़ के चलते क्या हो रहा है, रिलायंस जो एक्सपोर्ट करता है उस चीज़ का फायदा इनको मिलेगा कि नहीं? ऑब्वियसली मिलेगा, कोई रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है। पर दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ आती है, कौन सी चीज़ पता है? विंडफॉल टैक्स। यस, अब नाम से ही पता चल जाता है कि ये किसी प्रकार का तो टैक्स है। सो ये विंडफॉल टैक्स क्या है यहाँ पे कि पहले तो ये टैक्स कौन लगाता है? ऑब्वियसली जितने भी टैक्स है भाई सरकार ही लगाती है। तो विंडफॉल टैक्स सरकार यहाँ पे लगाती है इस प्रकार के कंपनीज की ओर। मतलब उनका कहना क्या रहता है सरकार का कि देखो आपने कुछ एक्स्ट्रा कुछ ऐसा मतलब कैपेक्स किया है क्या आपने, या फिर कोई ऐसा नया यूनिट लगाया है कि क्या कोई रोज़गार दिया है किसी को कि जिस चीज़ के चलते आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट हो रहा है? तो ऐसा तो आपने कुछ भी नहीं किया है, तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट क्यों हो रहा है? बिकॉज यस, जो प्राइस है अभी पेट्रोल और डीजल के दुनिया भर में वो बढ़ रहे हैं बिकॉज ऑफ वॉर। तो इस चीज़ के चलते आप एक्स्ट्रा पैसा कमा रहे हो बिना कुछ किए। सो आप कमा रहे हो तो नो डाउट आप कमाओ, कोई हमें दिक्कत नहीं है, बट थोड़ा फ़ायदा हमें भी दो, फ़ायदा हमें भी दो। मतलब सरकार कैसे फ़ायदा उठाती है? टैक्स। तो ऑलरेडी जो पुराने टैक्स है वो तो रहेंगे ही रहेंगे, बट यहाँ पे सरकार क्या करती है, फिर विंडफॉल टैक्स लेकर आती है। सो विंडफॉल टैक्स मतलब वही चीज़ होती है कि ग्लोबल लेवल पे अगर कुछ ऐसी चीज़ें अगर हुई, घटना हुई, इस चीज़ के चलते अगर कंपनियां मैसिव लेवल पे पैसा कमा लेती है, मैसिव लेवल पे, तो सरकार भी कहती है भाई हमें भी टैक्स यहाँ पे दे दो, जिस चीज़ का फ़ायदा वो पब्लिक के लिए यहाँ पे करेंगे। सो आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, विंडफॉल टैक्स की अगर मैं डेफिनेशन भी आपके सामने रख दूँ, देखिए विंडफॉल टैक्स इज अ स्पेशल वन टाइम टैक्स। ठीक है, ऐसा नहीं बार बार नहीं होता है। वन टाइम टैक्स से कौन लगाता है? गवर्नमेंट। किसके ऊपर? पुट ऑन कंपनीज दैट सडनली मेक मच मोर मनी देन यूजुअल ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड एक्सटर्नल इवेंट लाइक वॉर, या फिर कोई मार्केट में कुछ अजीब सी घटनाएं हुई है इस चीज़ के चलते। मतलब क्या हो रहा है, वो एक्स्ट्रा यहाँ पे पैसे यहाँ पे छापते हैं, मोर मनी यहाँ पे छापते हैं। सो इट्स मेन गोल इज टू टेक अ पीस ऑफ दिस लकी एक्स्ट्रा प्रॉफिट। आप समझ रहे हैं यहाँ पे कि उन्होंने कोई अलग से खुद कुछ नहीं किया है, जिंदगी जैसी चल रही थी वैसी, बट सडनली यहाँ पे जिस प्रकार की घटनाएं हुई, और ये एग्जाम्पल में भी लिखा है कि जैसे कि वॉर फिट बैठ रहा है एग्जाम्पल, वॉर के चलते एक्स्ट्रा क्या हो रहा है, पैसे यहाँ पे कमा रहे हैं, तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो यहाँ पे कमा रहे हैं, तो इस चीज़ के चलते वो थोड़ा सा सरकार क्या कर रही है, एक अपना टुकड़ा भी निकाल रही है, पीस, उसी को क्या बोलते हैं, विंडफॉल टैक्स। और ये पैसा लेकर क्या करेंगे, यूज द सच मनी फॉर अ पब्लिक सर्विस। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आएगा कि विंडफॉल टैक्स यहाँ पे क्या है। ठीक है, वो मैंने आप लोगों को बता दिया। एंड लेट मी टेल यू दोस्तों कि यस, इंडिया ने अभी हाल ही में ही क्या किया था, री इम्पोज विंडफॉल टैक्स ऑन डीजल एटीएफ एक्सपोर्ट, एंड इसके रेट भी सामने यहाँ पे रखे हुए हैं। इंडिया मतलब वही भारत सरकार, और ये चीज़ें हम लोग को एक्सपोर्ट के ऊपर ही देखने को मिल जाती है। तो इसी चीज़ के चलते यहाँ पे क्या हो जाता है, रिलायंस को थोड़ा बहुत तो भाई नुकसान यहाँ पे होता ही होता है। अब थोड़ा बहुत मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों, रिलायंस जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट के चलते पैसा छापती है वो उनकी SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन वाली जो यूनिट है उससे छापती है। बट फिलहाल सरकार ने भी क्या किया है यहाँ पे कि नो विंडफॉल टैक्स ऑन डीजल ATF एक्सपोर्ट फ्रॉम रिलायंस का SEZ यूनिट। ठीक है, चलो उसको बाहर रख दिया, बट इनके जो बाकी के यूनिट्स है वहाँ पे उन्होंने बता दिया कि अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो आपको एक्स्ट्रा विंडफॉल टैक्स यहाँ पे देना पड़ेगा। कितना रेट है, तो अभी आपने जो देखा वो कि पेट्रोल और डीजल के हिसाब से रेट्स यहाँ पे तय करके यहाँ पे रखे हुए हैं। सो ये पॉइंट्स हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। मतलब क्या है कि दिक्कत तो यहाँ पे होगी कुछ ना, मतलब ये कोई सेलिब्रेट करने वाली खबर तो यहाँ पे है नहीं, पॉइंट 1। एंड पॉइंट 2, डोमेस्टिक लेवल पे अभी भी आप देख सकते हो कि सरकार ने दाम यहाँ पे नहीं बढ़ाए। जैसे वो दाम बढ़ाएंगे, रिलायंस भी अपना दाम यहाँ पे बढ़ाएगी, तब तक के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, इस लॉस को बेयर करना पड़ेगा, मार्जिन यहाँ पे दिक्कत में यहाँ पे आएंगे। एंड दैट्स द रीजन कि रिलायंस टॉप से 18-20% तक हम लोग को लुढ़कते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है कि वो कब तक ये चीज़ों को बर्दाश्त करेंगे। सरकार कब तक करने वाली, एक अनुमान है ही हर किसी का कि 5-5 राज्यों में इलेक्शन है, वो जैसे खत्म हो जाएगा उसके 1-2 हफ्ते के अंदर अंदर ही एक्सपेक्टेशन है कि चीज़ें हम लोग को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। एंड उसके बाद शायद से रिलायंस भी यहाँ पे बढ़ा दे ताकि कंपटीशन यहाँ पे नॉर्मलाइज यहाँ पे रह सके। सो यही फिलहाल तो हम लोग को कंक्लूजन देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब क्या है
यस, रिलायंस क्यों यहाँ पे गिर रहा है वो आपको अच्छे से समझ में यहाँ पे आया होगा। डोमेस्टिक लेवल पे भी दुख है और एक्सपोर्ट जो कर रहे थे वहाँ पे भी थोड़ा बहुत उनको तो नुकसान यहाँ पे झेलना यहाँ पे पड़ रहा है। बाकी अगर आप बात कर लें रिलायंस के बाकी के भी बिजनेस है, आप सभी लोगों को पता ही है, इसीलिए बोला जाता है कि इन सभी बिजनेस को क्या करो, अलग अलग करो। तो जिस चीज़ के ऊपर एग्जैक्ट इंपैक्ट आ रहा है उसके ऊपर हम लोग को प्रॉपर रिएक्शन यहाँ पे मिलेगा। अब क्या हो रहा है, रिलायंस के अंडर मतलब टेलीकॉम भी है, जियो भी है, रिटेल का भी बिजनेस है, बहुत सारे अलग अलग बिजनेस है। पहले जियो फाइनेंस भी था, वो उसको अलग कर दिया। ठीक है, मतलब ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कुछ नई चीज़ें भी आपको होपफुली सीखने को यहाँ पे मिली होगी। चाहो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।